हेलो एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हम हिंदी पैडागोजी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करनी, क्योंकि इसके कुछ वर्ड्स जो है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। वोकैबुलरी जो होती है हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसको यूज़ नहीं करते, और जब पेपर में अगर आप उसको करने बैठोगे, एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर देखना, तो आपको कई वर्ड समझ ही नहीं आते। बिना प्रैक्टिस के जो है आपको वर्ड समझ में नहीं आएंगे कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है या इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ वर्ड दिखाऊँ आपको, तो जैसे ये हमारे पास हो गया संप्रेषणीय, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड, जैसे कि यहाँ पे हो गया परंपरागत, तो व्यवस्थित को सिस्टमेटिक, तो ऐसे कुछ जो वर्ड्स हैं आगे भी आप देखेंगे कि वो हिंदी में लिखे होते हैं एग्जाम में, और हम उसे एग्जैक्ट कैच ही नहीं कर पाते, और वो बहुत सिंपल होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तो आपके लिए सेकंड का खेल होता है उसको सही टिक करना। लेकिन कई बार आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है क्वेश्चन को समझने में, तो आप वो ना करें। वो तभी हो सकता है जब आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया होगा, हर एक चीज़ आपको पता होगी कि इसका जो हिंदी की प्योर जो वोकैबुलरी है इसका मतलब क्या है, और जब उसको यूज़ किया जा रहा है तो उसका क्या मतलब है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से आप सेकंड में उसका आंसर जो क्लिक कर सकते हैं। आपका टाइम बचता है। नहीं तो हिंदी पैडागोजी में ही और व्याकरण में ही बहुत सारा टाइम बच्चे ले लेते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हम दोनों ही कवर करेंगे। पहले हम पैडागोजी के सारे लेसन्स कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सारे कवर करेंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे, और फिर हम इससे रिलेटेड जो व्याकरण है वो भी कवर करेंगे। तो आज जो है एक कॉन्सेप्ट है, इसमें हम भाषा के उद्देश्य क्या है, भाषा की सिद्धांत क्या है, विधियाँ क्या है, प्रकृति क्या है, लिपि बोली से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। क्या कॉम्बिनेशन, मतलब उनका क्या संबंध है लिपि का, बोली के साथ, भाषा का, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आप कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अब सबसे पहले भाषा होती क्या है। भाषा जो है एक विचारों का आदान प्रदान करना है, और ये कुछ प्रकृति के, ये जो प्रकृति है, नेचर ऑफ लैंग्वेज है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कि सबसे पहले तो ये जो है प्रीवियस ईयर्स में बहुत क्वेश्चन, ये तीनों चारों जो है बहुत पीछे जाते हैं, और नीचे भी जो है कि भाषा जो है वो क्या है, ध्वन्यात्मक है। मतलब आप इस ध्वनि के द्वारा इसको अभिव्यक्त करते हैं अपने एक्सप्रेशन को, ठीक है। फिर जो है ये एक नियम और संरचना है, मतलब एक नियमित व्यवस्था है, जिसमें आप जो है ऐसे ही नहीं बना देते। व्याकरण का यूज़ करके एक नियम के अनुसार जो है एक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, उसके थ्रू आप जो बोलते हैं। तो ये बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में आया है, जिसे आप याद रखेंगे। ये ऑप्शन हमें सिलेक्ट करने की, भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्थित संरचना है, या नियमबद्ध जो व्यवस्था है, ठीक है। नियम आ जाए, व्यवस्था आ जाए, ठीक है, तो वो राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और ये जो है क्या है, शब्दों और अर्थी का संबंध संभाविक नहीं होता, यह परंपरा और समाज की सहमति से निर्धारित होता है, ठीक है। जैसे धीरे धीरे हमें जो वर्ड्स हैं हम अपने बड़ों से सीखते हैं, फिर जो छोटे हैं वो हमसे सीखते हैं। अच्छा, इस चीज़ को ये कहा जाता है, और परिवर्तनशील भी है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, रचनात्मक है, क्रिएटिव भी बहुत है। भाषा सीमित शब्दों से असीमित वाक्य बनाने की क्षमता रखती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा जो है वो संप्रेषणीय है, कम्युनिकेटिव। ये वर्ड जो है इसको आप ध्यान में रखें, ये बहुत बार प्रीवियस ईयर में आया है और अलग अलग जगह पे यूज होता है। इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपको ये पता होगा ना, तो सेकंड में आंसर कर देंगे। भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपस में विचारों का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन जो है, संप्रेषण करना जो है, इसका जो है मतलब होता है, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये एब्स्ट्रैक्ट भी होती है। भाषा जो है अमूर्त विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है, ठीक है। तो ये कुछ इसके अलावा सामाजिक है, सिंबॉलिक है, ओके। ये हो गया सिस्टमेटिक है, एक सिस्टम में जो है व्यवस्थित रूप से इसको किया जाता है। इसके अलावा भाषा जो है इसको हम मौखिक और लिखित रूप में देखते हैं। मौखिक रूप में यानी ध्वनियों के रूप में, और लिखित रूप में इसको लिपि के रूप में देखा जाता है। बोली लिपि के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास भाषा जो है एक क्षेत्र में बहुत व्यापक होती है, ठीक है, और उसमें एक व्याकरण होती है, साहित्य होता है, और नामिक नियम होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। बोली क्या है, बोली एक छोटे क्षेत्र या गांव या कस्बे में बोली जाती है। जैसे कि हमारे पास मतलब भोजपुरी हो गया, हरियाणवी हो गया। अब हिंदी जो है भाषा है, लेकिन अब बाकी सारी जो बोलियां हैं वो हिंदी से ही निकली हैं, ओके। वो एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जा रही है, उसको हम बोली कहेंगे। मतलब भाषा जो है वो बोली जो है वो क्या है, भाषा का एक हिस्सा है, एक पार्ट है,
ठीक है। भाषा बड़ी हो गई, बोली जो छोटी है, ठीक है, और उसका एक हिस्सा है, सीमित दायरे में ही उसको बोला जाता है। इसका कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता, ये इनफॉर्मल होती है, ठीक है। इसको हम अनौपचारिक बोलेंगे, ठीक है, इसको औपचारिक बोलेंगे, इसको अनौपचारिक बोलेंगे, मतलब इसका कोई भी फॉर्मल वे नहीं है, इसका कोई ना कोई फॉर्मल वे से होता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है भोजपुरी हो गया, राजस्थानी हो, ये जो है पूछा जा सकता है, तो आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं, ठीक है। बोली जो है मौखिक होती है और क्षेत्र के अनुसार होती है। बोली के भी प्रकार हैं जिसको हम आगे देखेंगे। लिपि क्या है? लिपि जो लिखने का ढंग है। जब कोई भाषा बोलते हैं तो ध्वनियों को सुरक्षित रखने के लिए चिन्हों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि क ख ग घ ए बी सी, तो ये लिपि है। देवनागरी, ठीक है, गुरुमुखी पंजाबी हो गया, और रोमन जो है वो इंग्लिश की लिपि है। मतलब भाषा को आप भिन्न लिपियों में लिख सकते हैं, एक ही भाषा को आप भिन्न लिपियों में लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये लाइन ही बोली है कि आप भिन्न लिपियों में लिख सकते हैं, मतलब आप एक लाइन को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, पंजाबी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो लिपि क्या है? एक भाषा को लिखने का, पढ़ने का एक माध्यम है चिन्हों के द्वारा, ठीक है। अब हमारे पास बोली के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में इसमें से क्वेश्चंस आए हैं, वो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रीय बोली। क्षेत्रीय बोली क्या है? रीजनल डायलेक्ट्स, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे बोली जाती है, किसी गांव में या फिर किसी कस्बे के अंदर एक कुछ लिमिटेड लोगों के द्वारा उसका यूज किया जाता है। सामाजिक बोली क्या होती है? जो किसी एक वर्ग के द्वारा बोली जाती है। अब उस लिमिटेड हिस्से में भी क्या होता है कि अलग अलग है, मतलब कुछ मतलब शिक्षित हैं, कुछ उच्च वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, स्त्री पुरुष युवा, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अलग हो गए। अब एक कस्बे में लेडीज भी हैं, पुरुष भी हैं, उच्च समाज के भी हैं, नीचे के भी हैं, ठीक है। सबकी जो बोलने का जो तरीका होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसको बोला गया है। फिर है हमारे पास ऑक्यूपेशनल डायलेक्ट। इसमें है हमारे पास पेशे के अनुसार, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सोल्जर्स हो गए, उनके जो है अलग अलग जो है भाषा होती है। डॉक्टरों की अपनी होती है वोकैबुलरी, ठीक है, सैनिकों की अपनी होती है। तो इस तरह से बोली को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे है भाषा और लिपि में क्या संबंध है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, भाषा जो एक ध्वनि का माध्यम है, लेकिन जो लिपि है उसको हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। दोनों का आपस में एक क्रियात्मक संबंध है, लेकिन प्राकृतिक या अनिवार्य नहीं है, ठीक है। दोनों आपस में होना, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। इसके अलावा ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदी जो है वो राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। हिंदी जो है हमारे पास वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है? ये हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब सरकार के द्वारा यूज की जाती है, हमारे सरकारी कार्यों के द्वारा, न्यायालयों के द्वारा यूज की जाती है, ठीक है। जितने भी सरकारी कार्य होते हैं वहां पे जो है वहां की भाषा है, ये उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। और इंग्लिश भी यूज होती है, उसे सह ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, सह राजभाषा कहते हैं, या फिर एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज बोलेंगे किसको? इंग्लिश को, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा, ठीक है। ये हमारे अनुच्छेद 343 में है और 8वीं सूची के अंदर लिखी गई है, और अंकों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंकों के अंदर इसको लिखा गया है, ठीक है। भारत संविधान की जो हिंदी भाषा है राजभाषा और इंग्लिश जो है सह राजभाषा, इसको लिखा गया है। और इसके अलावा जो है देवनागरी जो है वो क्या है? हमारी लिपि है, ठीक है। और हिंदी जो है हमारी लैंग्वेज है। अनुच्छेदन ये इसी से ही क्वेश्चन आते हैं 3-4। और इसके अलावा इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जाने में बहुत जरूरी है। क्या है? ज्ञानात्मक होती है, ठीक है। भौतिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें यूज करना है भाषा का। और कौशलात्मक होती है, जितने भी हमारे निबंध है, कहानियां है, साहित्य है, उनका ज्ञान प्राप्त करनी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लाइटली मत लें, क्योंकि जब एग्जाम आता है ना तो हम फिर भूल जाते हैं। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि ज्ञानात्मक का क्या मतलब है, कौशलात्मक का क्या मतलब है, रचनात्मक का मतलब क्रिएटिविटी, ठीक है। और हमारे पास रचनात्मक का मतलब कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है। ये वर्ड भी बहुत आता है सीटेट के अंदर, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करना नॉलेज को, या फिर क्रिएटिव वे से यूज करना, उसका सर्जन करना, ठीक है। मौलिक अभिव्यक्ति या फिर उसका सर्जन, कंस्ट्रक्ट करना नॉलेज को। इसके अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, ठीक है, अभिव्यक्ति करना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उद्देश्य है। इसके अलावा हमारे पास भाषा और बोली के अंदर डिफरेंस क्या है? इसको भाषा बोली लिपि को तो हमने कर ही लिया है, तो भाषा और बोली के डिफरेंस को भी देख लेते हैं। यह एक व्यापक क्षेत्र में बोली समझी जाती
जाती है और ये छोटे छोटे क्षेत्रों में, इसका अंतर भी हमें पता होना चाहिए। जो इसका लिखित रूप है और समृद्ध साहित्य होता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई भी ऐसे साहित्य नहीं होता लिखित रूप में, केवल जो मौखिक एक परंपरा है, ठीक है, जैसे हरियाणवी हो गया, पंजाबी हो गया। इसका व्याकरण होता है, शब्दकोश होता है और मानिक रूप होता है, लेकिन इसका नहीं होता, कोई निश्चित मानिक रूप नहीं होता। यह विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने का कार्य करती है, एक समुदाय या फिर एक क्षेत्र को में अधिक प्रचलित होती है। इसमें क्या है, हमारे पास हिंदी, इंग्लिश जो है वो ज़्यादा, संस्कृत, तमिल इसके एग्जाम्पल हो गए। इसमें हो गया ब्रिज या फिर अवधी हो गया, भोजपुरी हो गया, राजस्थानी हो गया, ये हमारी सारी क्या हो गई, बोलियां हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, यह भाषा अधिगम के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है लैंग्वेज लर्निंग के। तो सबसे पहले भाषा जो है वो कैसे जाती है हमारे पास, ये भाषा जो है सरल से जटिल की ओर जाती है, ठीक है। भाषा का जो शिक्षण सरल शब्दों से, वाक्यों से धीरे धीरे शुरू होकर कठिन स्तर की ओर जाता है। मतलब पहले बच्चे को हम क ख ग सिखाते हैं, फिर 2 वर्ड्स, फिर 3 वर्ड्स, फिर लाइन सिखाते हैं, फिर पैरा सिखाते हैं, है ना, फिर ऐसे बनाना सिखाते हैं। तो कैसे जाती है, सरल से जटिल की ओर जाती है। फिर है हमारे पास ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। मतलब पहले जो है कुछ चीजें उसको पता होती हैं, ठीक है, कि हाँ भाई, जैसे कि हम बहुत बार बोलते हैं कि हाँ ये बादल हैं, इसको घर बोलते हैं, कुछ चीजें पता, उसको लेकर जो उसको नहीं पता वो चीजें उसके साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं प्रीवियस नॉलेज को अटैच करके न्यू नॉलेज सिखाई जाती है। फिर ठोस से लेके अमूर्त की ओर, जैसे पहले वास्तविक वस्तुएं जो होती हैं, चित्र, उदाहरण, माध्यम, और फिर जो है हम उसको विचारों तक लेके जाते हैं। पहले उसको स्पर्श करना सिखाते हैं, पहले उसको चीजें दिखाते हैं और फिर उसको सोचना, इमेजिन करना सिखाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है LSRW, जो सुनना, बोलना, पढ़ना, जो 4 स्किल्स हैं उसके माध्यम से अधिगमन कराना, मतलब चारों स्किल्स को जोड़ के, ठीक है। तो बच्चा जो है भाषा में ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव करता है। फिर है हमारे पास अभ्यास का सिद्धांत, इसमें से क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। पुनरावृत्ति करना, बार बार रिपीट करना, प्रैक्टिस करना, गतिविधि मतलब एक्टिविटीज के थ्रू सिखाना, जैसे कि हमारे पास ड्रामा प्ले हो गया, ठीक है, या फिर उसको कुछ बोलने के लिए, ऐसे बोलने के लिए बोला, या डायलॉग दे दिया, उसके ऊपर कुछ लाइन्स बोलनी है, पिक्चर दिखा दी, उसके ऊपर उसको कुछ बोलना है। इस तरह से एक्टिविटी, अभ्यास कराना उसको। फिर है हमारे पास सक्रिय सहभागिता, इसमें है कि विद्यार्थी को चर्चा, संवाद, प्रश्नोत्तर, ठीक है, कहानी, प्रश्नोत्तर भी एक अपना एक प्रिंसिपल भी है ये, लेकिन इसके अंदर भी आ जाता है ये कि कहानी, नाटक के रूप में जो है वो चीज करना। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान जरूर करना है हमें जब हम भाषा अधिगम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हर बच्चे की अपनी सीखने की क्षमता होती है, लेवल होता है, उसी के अनुसार ही उसको सिखाना है। और प्रेरणा का सिद्धांत है कि रुचि, गतिविधियां, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है, क्या चीज उसको ड्रामा में इंटरेस्ट है, उसको ऐसे लिखने में या फिर बोलने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उस वजह से जो है हम उसको ज्यादा बढ़ाएं आगे कि हाँ इसको इस चीज में अच्छा लगता है तो इसको इस चीज में पार्टिसिपेट करा दो, तो ये इस चीज में कर लेगा, ठीक है। फिर है हमारे पास सार्थक और जो है संदिग्ध अधिगमन, मतलब भाषा का वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से संदर्भ करके सिखाना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चाहे इंग्लिश पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी हो, चाहे CDP हो, ठीक है, या रियल लाइफ चीजों से लिंक करना, ठीक है। इसका मतलब ये है संदर्भ, ये संदर्भ वर्ड याद रखेंगे आप, जहाँ पे भी आपको दिख गया ना ये संदर्भ वर्ड, तो वहां पे क्लिक कर देना, वही राइट आंसर होगा। फिर है त्रुटि सुधार सिद्धांत, मतलब बच्चे को जो है रचनात्मक तरीके से सिखाना और उसकी कोई त्रुटियां हैं उसे डायग्नोज करना और उसको जो है फीडबैक देना। अब है हमारे पास भाषा शिक्षण विधियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश में भी शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन हिंदी में भी जानना उतना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसे हम हिंदी में कहेंगे व्याकरण अनुवाद विधि, ठीक है। व्याकरण अनुवाद विधि के अंदर क्या होता है कि जो चीज बच्चा इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको हिंदी में पढ़ना, ठीक है, उसका क्या करना, ट्रांसलेशन मेथड जिसको बोलते हैं। कि विधि जो है ये बहुत पुरानी विधि है। तो प्रत्यक्ष विधि क्या है, डायरेक्ट विधि, ये बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में आई है। जो डायरेक्ट विधि है इसमें क्या है कि बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करता, उसमें क्या है बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। लेकिन जो प्रत्यक्ष विधि है डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट जो है टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, ठीक है। इस विधि से सीधा लक्ष्य वाली भाषा जो है वो सिखाई जाती है, मातृभाषा का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर है हमारे पास ऑडियो लिंगुअल मेथड,
फिर है हमारे पास ऑडियो लिंगुअल मेथड या फिर श्रवण मौखिक जो विधि है, इसमें क्या सुनना, बोलना, ठीक है, रिपीट करना, ड्रिल कराना या फिर अनुकरण करना, इमिटेशन। ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुकरण। ये अनुकरण वर्ड जो है आपको हर प्रीवियस ईयर्स में मिलेगा ही मिलेगा। कुछ वर्ड्स में एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि जब एग्जाम आता है बच्चे भूल जाते हैं अनुकरण का क्या मतलब है। हाँ, क्योंकि प्रॉपर हिंदी वर्ड्स है ना, इसलिए इमिटेशन मतलब नकल करना, बार बार उसको रिपीट करना। ठीक है, फिर हमारे पास मौखिक दृष्टिकोण, ओरल अप्रोच मेथड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वही बच्चा जो है मौखिक ध्वनियों से जो है उसको ओरल बेस से जो है बोलना सिखाना या उसको मौका देना कि वो जो है कुछ आके बोले सबके आगे। और पठन विधि मतलब पाठन विधि मतलब वो रीडिंग मेथड। ठीक है, उसको कुछ चीज़ों से वाक्य या शब्द का ज्ञान या अर्थबोध पर बल दिया जाता है। फिर है लेखन विधि, लिखकर जो है इस कौशल का, इसे सबको क्या बोला जाता है, कौशल्स बोला जाता है, कौशल बोला जाता है कि इस विधि में लिखने के कौशल का विकास किया जाता है। ठीक है, वर्तनी, व्याकरण, लेखन शैली, इसका विकास किया जाता है। फिर है हमारे पास तो ये मेथड भी जो एकीकृत इक्लेक्टिक विधि या इंटीग्रेटेड मेथड कहेंगे, जिसमें बहुत सारे मेथड्स को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसे हम सामान्य जो विधि भी कहेंगे और एकीकृत विधि भी कहेंगे। ठीक है, बहुत सारी विधियों को मिला के परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार जो है यूज किया जाता है अलग अलग विधियों को इसके अंदर। और फिर है हमारे पास गतिविधि आधारित विधि। इसके अंदर क्या है कि वही एक्टिविटी बेस्ड, गीत कहानी से संबंधित जो है उसके थ्रू जो है एक्टिविटी बेस्ड विधि है ये। फिर है हमारे पास संचार विधि, जिसे हम बोलेंगे कम्युनिकेशन मेथड। ठीक है, इसमें यहाँ पे फिर से आप वो वर्ड देखेंगे हमारे पास संप्रेषण। ठीक है, इससे जो है इस पे जोर दिया जाता है कि बच्चा बोले आपस में। इसमें क्या ग्रुप डिस्कशन दी जाती है और कोई जो है टॉपिक दे दिया जाता है जिसपे डिस्कशन करनी है। फिर है हमारे पास सामग्री आधारित या फिर संदर्भ आधारित। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संदर्भ में पढ़ाया जाए चीज़ों को, किसी चीज़ से कनेक्ट करके पढ़ाया जाए, जोड़कर पढ़ाया जाए, का एक कहानी है या स्टोरी है या कोई भी डायलॉग है। ठीक है, संदर्भ में पढ़ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से बहुत सारे जो है वो यूज हुए हैं हमारे पास अलग अलग वे से, मैं कह सकती हूँ। ठीक है, इनसे क्वेश्चन जो है इन सारी विधियों से आए। इसके अलावा और भी विधियां हमारे पास 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ और विधियां हैं। ठीक है, 6 विधियां ये भी बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में आई हैं। निगमन विधि, ठीक है, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, इसमें क्या है, पहले हम नियम, सिद्धांत और परिभाषा को समझते हैं, मतलब स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर उदाहरण की ओर जाते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, निगमन विधि। ठीक है, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड हमने बहुत बार जो इंग्लिश पैडागोजी, मैथ पैडागोजी में करा है। और इसमें भी इसके सिर्फ नेम को आपको फोकस करना है कि इसको हिंदी में डिडक्टिव को निगमन कहते हैं और इंडक्टिव को हम आगमन कहते हैं। आगमन में क्या होता है, सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम की ओर जाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम कौन सी विधि बोलते हैं, आगमन विधि बोलते हैं। अभी इसको एप्लीकेशन वे से भी पूछ सकते हैं कि टीचर एक क्लास में है, वो बच्चों को ये उदाहरण दे रही है और फिर उसको जो है एक उसको उसने स्ट्रक्चर बना के दे दिया, तो आप इस विधि को क्या कहेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव मेथड मतलब आगमन विधि बोलेंगे। फिर है हमारे पास सिंथेटिक मेथड। ठीक है, जिसे संश्लेषण मेथड बोला जाता है। इसमें क्या है, चीजें जो है टुकड़ों के अंदर है और उसको टुकड़ों को जोड़कर जो है उसे पूर्ण किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। इस तरीके से चीजों को सिखाया जाता है। जैसे कुछ वर्ड्स हैं उसको जोड़कर आपने सेंटेंस बना दिया, कहानी बना दी, तो वो क्या हो गया, हमारा सिंथेटिक मेथड हो गया, संश्लेषण विधि हो गया। फिर है हमारे पास अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड, जिसे हम पहले समझ ही चुके हैं। फिर है हमारे पास प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेट करना। ठीक है, कुछ चीजें दिखाकर, ठीक है, प्रदर्शन शब्द या अर्थ का डेमो करके किसी भी गतिविधि या फिर उसको प्रस्तुत करना बच्चों के सामने और फिर जो है उसका अधिगमन कराना, उसको शिक्षा देना उस चीज के ऊपर। फिर है हमारे पास एनालिटिक मेथड। इस विधि से क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, कोई समस्या दे दी जाती है, उसको हल करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टुकड़ों में बांटना, जैसे कि यहाँ पे कोई समस्या है, उसे टुकड़ों में बांट दिया, फिर उसका प्रेषण किया जाता है, फिर उसे समाधान किया जाता है, मतलब उसका विश्लेषण निकाला जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है। ठीक है, विश्लेषण किया जाता है, मतलब पहले एक चीज है बड़ी, उसको टुकड़ों में बांटकर उसको सॉल्व किया जाता है और फिर उसको जो है वापिस से उसका मतलब सिंथेटिक कर दिया जाता है, संश्लेषण कर दिया जाता है।
तो इस चैप्टर में जो है ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन जो है जितने भी आज हम करेंगे सब प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक व्याकरण का ही अनुसरण करती है, भाषा और लिपि का कोई संबंध नहीं है, भाषा केवल संप्रेषण का ही माध्यम है, कम्युनिकेशन का ही माध्यम है। नहीं, इसे आप लिख भी तो सकते हैं, इसे आप पढ़ भी तो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल गलत हो जाता है हमारे पास। फिर है भाषा और लिपि का कोई संबंध नहीं है, एक संबंध है। भाषा को अगर आपको लिखना है तो आपको लिपि की जरूरत पड़ती है। फिर भाषा व्याकरण का ही अनुसरण करती है, नहीं, बोली में जो है व्याकरण के बिना भी हम भाषा को कैसे भी यूज कर सकते हैं इनफॉर्मल वे से, ठीक है। और भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यस ये बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हमारे पास प्राथमिक स्तर पर भाषा जो है वो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर पूछा है। भाषा को व्याकरण के नियमों को रटना, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सीखना, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाकर केवल परीक्षा में पास कराना, दूसरों की बातों को हूबहू दोहराने की क्षमता का विकास करना। तो ऐसा तो नहीं है प्राथमिक स्तर पर कि हम बच्चे को सिर्फ रटने के लिए कहें या दूसरों को इमिटेट करने के लिए कहें, बार बार दोहराने के लिए कहें। तो लास्ट की जो वो तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। उसको पास कराने के लिए तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं। यस, व्याकरण के नियमों को रटना भी नहीं सिखाना है, रोट लर्निंग के तो अगेंस्ट है सीटेट हमेशा। तो इसलिए हमें ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ दिखता है कि विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी रूप से उपयोग करना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास बच्चे जो हैं सामाजिक सोशल इंटरेक्शन करते हैं, ये किसका विचार है? जीन पियाजे का, बीएफ स्किनर का, लेव वाइगोस्की का या नोम चॉम्स्की का? तो हमें पता है कि हम सारे ये कर चुके हैं सीडीपी के अंदर। जीन पियाजे तो कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं और कहते हैं कि विद द एज कैसे कॉग्निशन इंक्रीज होता है। बीएफ स्किनर जो कंडीशनिंग की बात करते हैं, कैसे कंडीशनिंग के द्वारा बच्चे को लर्न कराया जाता है, बिहेवियर चेंजिंग की बात करते हैं। लेव वाइगोस्की जो है वो हमारे पास सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं और नोम चॉम्स्की जो है वो हमारे पास पता है कि ग्रामर जो हमारे अंदर इनबिल्ड होती है उसकी बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारे पास लेव वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता? ये हमने अभी करा है कि किस लेके मेथड के अंदर हम यूज नहीं करते हैं मदर टंग को, ठीक है। व्याकरण विधि के, अनुवाद विधि में, सूत्र विधि में या फिर प्रत्यक्ष विधि में। तो प्रत्यक्ष विधि के अंदर हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट पढ़ाई जाती है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ही जो हम ट्रांसलेट करते हैं। आगमन विधि से हम किस ओर बढ़ते हैं? आगमन विधि में हम किस ओर बढ़ते हैं? हमें पता है कि आगमन विधि में पहले क्या सिखाया जाता है? उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। तो आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल संभव नहीं है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, कुछ हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी एक निश्चित लिपि होती है। किसी भी भाषा को थोड़ी बहुत फेरबदल के साथ किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर आप देंगे। मैं वेट करूंगी, आप लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आप खुद भी अपने आप को जज करें कि अभी तक हमने पढ़ा है तो आपने कितना सीखा है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? तो देखा जाए तो ये संभव तो है ही। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। यह कुछ हद तक संभव है, ऐसा तो नहीं है। हम किसी भी लिपि को, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में मैं अगर ऐसे कहूँ आप कैसे हो, आप कैसे हो, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख सकती हूँ। आपको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं ना, या फिर आपको हम पंजाबी में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आप कोई भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हो। हर भाषा की अपनी एक निश्चित लिपि होती है, लेकिन हम फिर भी किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। किसी भी भाषा को थोड़ा सा फेरबदल करके किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर हमारे पास बोली और भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? बोली और भाषा में कोई अंतर नहीं होता। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं। बोली का क्षेत्र भाषा से बहुत बड़ा होता है। भाषा का कोई लिखित रूप नहीं होता। हाँ, हमें पता है कि बोलियों का क्षेत्र जो है बड़ा नहीं होता, भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। बोली जस्ट एक पार्ट है भाषा का, और भाषा का लिखित रूप भी होता है, और एक भाषा के अंतर्गत कई सारी बोलियां बोली जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन और अधिगमन में मुख्य क्या अंतर है, क्या आधार है? तो भाषा
एक्यूजेशन और लैंग्वेज लर्निंग, ये हमने टॉपिक हमने करा नहीं है, ये अभी हमें करना है, जो कि हम आगे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम तभी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक यथार्थ यह है कि बच्चे जो हैं अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। जो इन्वायरमेंट है, बच्चों को भाषा, बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश यानी कि रिच लैंग्विस्टिक इन्वायरमेंट उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा के प्रयोग करना सिखाया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा के रूप दिए जाए। तो हमें पता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, एक रिच लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं पहले ही उसने कह दिया कि परिवेश से स्वयं भाषा सीखते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। परिवेश का मतलब जहाँ पे बच्चा जा रहा है, या घर कहें या फिर स्कूल कहें, उसका इन्वायरमेंट बच्चे को प्रेरित करता है वहाँ की लैंग्वेज को सीखने में। फिर है नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा जो है सीखने की एक क्षमता जन्मजात होती है। नोम चॉम्स्की कहते हैं इसे क्या कहा जाता है, ठीक है, इसे हम, बहुत सिंपल है, इसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। फिर है हमारे पास, ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ लिपि बोली के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम पहले देख लेते हैं। विधियों से रिलेटेड व्याकरण जो है शिक्षण की, यह कौन सी विधि है जिसमें अधिक मनोवैज्ञानिक और प्रभावी माना जाता है, जिस सबसे मनोवैज्ञानिक और प्रभावी मानी जाती है। इंडक्टिव विधि, हमारे पास आगमन विधि, या फिर पाठ्यक्रम विधि, या फिर सूत्र विधि। इसका आंसर देंगे आप कि कौन सी विधि जो है बहुत ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। निगमन विधि के अंदर हम देखें तो पहले नियम होते हैं, फिर हम उदाहरण की ओर जाते हैं। आगमन विधि हमने पढ़ी है, इसके अंदर हमें पता है कि इंडक्टिव मेथड के अंदर पहले हम उदाहरण सीखते हैं, फिर नियम की ओर जाते हैं। और सूत्र विधि जो है, या पाठ्य पुस्तक विधि के मतलब सीधा पाठ्य पुस्तक से पढ़ लेना। सूत्र विधि भी हमारे पास जो है जो नियमों से बनी हुई होती है, एक तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे मेमोराइज करते हैं। तो ये भी एक राइट विधि नहीं है। पाठ्य पुस्तक से सीधा पढ़ाना, ये भी राइट विधि नहीं है। निगमन विधि और आगमन विधि रह गया। निगमन में क्या है कि हम पहले रूल लटरा रहे हैं, फिर उसको उदाहरण की ओर लेके जा रहे हैं पहले, लेकिन राइट मेथड है पहले आप उदाहरण बताएं और बच्चा खुद रूल जो है डिस्कवर करे। तो आगमन विधि जो है ज्यादा प्रभावी और मनोवैज्ञानिक विधि है। निगमन विधि के शिक्षण का सूत्र क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। तो अभी हमने करा है कि वो क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर है भाषा और लिपि के बीच के संबंध को लेकर कौन सा कथन उचित है। भाषा और लिपि के बीच को लेकर कौन सा कथन आपको उचित लगता है। भाषा के लिए एक निश्चित लिपि का होना अनिवार्य है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। लिपि भाषा का एक मात्र रूप है। लिपि के बिना भाषा का अस्तित्व संभव नहीं है। तो हमें पता है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारत के संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषा के शामिल किया गया है और हिंदी को क्या दर्जा दिया गया है। संविधान में जो अनुसूची 8वीं अनुसूची है उसके अंदर जो है 22 भाषाएं शामिल हैं, और हिंदी का दर्जा जो है उसे कौन सी भाषा दी गई, उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे कि अभी हमने समझा, ये कॉन्सेप्ट के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है, ना मातृभाषा ना राष्ट्रभाषा, कौन सी, राजभाषा के नाम से आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रभाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं है, राजभाषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ जो है हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछे गए हैं। ऐसे जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। जितना आप शेयर करेंगे उतना जो है हमें एक इंकरेजमेंट मिलती है कि हम और ज्यादा वीडियो अपलोड करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।